नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर मिश्रा। अभी तक हमने कक्षा 11 में केमिस्ट्री का जो दूसरी किताब का पहला चैप्टर था वो पढ़ा था। अब उसके आगे वाले चैप्टर को हम लोग सब तब पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कक्षा 11 के भाग फर्स्ट मतलब प्रथम किताब का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। जब जो है कक्षा 11 की भाग फर्स्ट का जो सारे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोग सेकेंड पर अपलोड कराएंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, और इसमें टॉपिक है जो है छोटा सा मूल संकल्पना। मूल संकल्पना, हाँ ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, ये हमारा पार्ट है। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक हमारा मूल संकल्पना, इसी पे चर्चा करेंगे। तो मूल संकल्पना में सबसे पहले बात आती है कि मोल क्या है। मोल क्या है? तो मोल जो है यह रासायनिक पदार्थ, मोल जो है रासायनिक पदार्थ को मापने का मात्रक है। मोल रासायनिक पदार्थ को मापने का मात्रक है। हाँ बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए कि मोल क्या है तो मोल रासायनिक पदार्थ को मापने का मात्रक है। ये एक यूनिट है किसको मेजरमेंट करने के लिए? केमिकल सब्सटेंस को मेजरमेंट करने के लिए ये एक यूनिट है। जैसे हम लोग अगर बात करें, सामान्य सी बातें हैं, जैसे हम लोग लंबाई को मीटर में मापते हैं या सेंटीमीटर में मापते हैं। सामान्यतः जैसे हम लोग लंबाई को या तो मीटर में मापते हैं या तो किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। हम लोग बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, मुख्यतया जो है हम लोग या तो मीटर स्क्वायर में या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल को मापते हैं। और यदि हम लोग बात करें आयतन की, तो आयतन को हम लोग जो है लीटर में मापते हैं, मिलीलीटर में मापते हैं, मिलीमीटर में भी मापते हैं, घन मीटर में मापते हैं, डेसीमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, घन सेंटीमीटर में। ये सब आयतन, जैसे हम लोग लंबाई को मीटर सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में, आयतन को लीटर मिलीलीटर मिलीमीटर घन मीटर डेसीमीटर घन सेंटीमीटर में मापते हैं। तो बात है परीक्षा में आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा कि जो है 1 लीटर कुछ दे दिया जाएगा, तो आप पूछेगा कि 1 लीटर में कितना घन मीटर होता है, या 1 लीटर में कितना घन डेसीमीटर क्यूब होता है, या 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आपको इन सारे मात्रक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलो हम लोग बताते हैं भाई कि किसका कैसा रिलेशन होता है। ये तो सब जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग आयतन के मात्रक की चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो आयतन की यदि मात्रक की बात करें तो सारे बच्चे समानतः जानते हैं। यदि आयतन की हम लोग चर्चा करें तो आयतन के लिए 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? केमिस्ट्री में आयतन को मुख्यतः लीटर में ही मापते हैं, इसीलिए हम लोग जितना कॉन्सेप्ट जानेंगे, जितना रिलेशन जानेंगे, सब लीटर में जानेंगे। तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर होता है? 1000 घन सेंटीमीटर। हाँ, तो घन सेंटीमीटर का मतलब है सेंटी के ऊपर भी घन है और मीटर के ऊपर भी क्या है? घन है। तो अगर मैं कहूँ ये 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, तो अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। तो 1000 मिलीलीटर बराबर हो गया 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 से 1000 कट जाएगा, मतलब कि 1 मिलीलीटर में कितना घन सेंटीमीटर होता है? 1 घन सेंटीमीटर होता है। 1 मिलीलीटर में कितना घन सेंटीमीटर होता है? 1 घन सेंटीमीटर। यदि हमसे कोई कहे कि 1 लीटर में कितना घन मीटर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? तो 1 लीटर में होता है, आप लोग जानते हैं 1000 घन सेंटीमीटर। तो अगर आपसे मैं कुछ बातें बोलूं कि सेंटी, तो सेंटी को सी से दिखाते हैं, कुछ वर्ड आएंगे। तो सेंटी का मतलब होता है 10 की -2। एक वर्ड आएगा डेसी, डेसी का मतलब होता है 10 की -1। कितना? 10 की -1।
एक वर्ड आएगा मिली, मिली का मतलब होता है 10 की -3। हाँ भाई, ये सेंटी है, ये हमारा सेंटी है, ये हमारा डेसी है, और ये हमारा जो है मिली है। तो अगर आपको सेंटी कहीं दिखाई पड़े तो उसका मतलब 10 की घात -2 समझना, कहीं डेसी लिखा रहे तो उसका मतलब 10 की -1, कहीं मिली लिखा रहे तो इसका मतलब 10 की -3। तो 1 लीटर में होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो मैंने कहा घन सेंटीमीटर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं कि घन सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटी के ऊपर भी घन है और मीटर के ऊपर भी क्या है, घन है। ये घन सेंटीमीटर का मतलब होता है। तो मैंने लिखा 1000, 1000 का मतलब 10 की घात 3, सेंटी का मतलब क्या होता है भाई, और घन सेंटीमीटर है, तो मैंने कहा कि घन सेंटीमीटर का मतलब है सेंटी के ऊपर भी घन, मीटर के ऊपर भी घन। तो 1 लीटर बराबर 10 की घात 3, सेंटी का मतलब होता है 10 की घात -2 का क्यूब, 10 की घात -2 का क्यूब, और क्या भाई साहब, मीटर का क्यूब। तो 1 लीटर बराबर हो गया 10 की घात 3। अब यहाँ पे 3 2 के पास आएगा, कितना हो जाएगा, 10 की -6 घन मीटर क्यूब। अब गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ती हैं, तो 10 की घात 3 -6 हो गया घन मीटर। तो 1 लीटर बराबर आ गया 10 की घात -3 घन मीटर। 1 लीटर में कितना घन मीटर होता है, 10 की घात -3 घन मीटर। तो अब इसको बट्टे में भेज देंगे भाई। अगर इसको दूसरे तौर पे लिखे जाए, बट्टे में आएगा 10 की -3, ऊपर जाएगा 10 की घात 3। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 1000 लीटर में कितना घन मीटर होता है, 1 घन मीटर। एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल भी आते हैं इस पे, क्वेश्चन भी आते हैं कि 1000 लीटर में कितना घन मीटर, 1 घन मीटर। जैसे सवाल ने कह दिया कि भैया 5 लीटर में कितना घन मीटर होगा, 5 लीटर में, सवाल ने कह दिया 5 लीटर में कितना घन मीटर होगा। तो आपको अगर लीटर और घन मीटर का रिलेशन नहीं पता है तो आप नहीं बता पाएंगे। तो 1 लीटर में कितना घन मीटर होता है भाई, हम लोग सिंपल वे में बोलेंगे कि 1 लीटर में होता है 10 की घात -3 घन मीटर। अतः 5 लीटर में जो है कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 की घात -3 घन मीटर। तो ऐसे सवाल आज हमसे पूछे जाएंगे, यदि हम रिलेशन नहीं जानेंगे तो हम लोग जो है सवाल को कर नहीं पाएंगे। तो इतनी बातें हो गई, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर, 1 मिलीलीटर में 1 घन सेंटीमीटर, 1 लीटर में 10 की घात -3 घन मीटर, और 1000 लीटर में 1 घन मीटर। अब कुछ चर्चाएं और करेंगे, तो इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा बच्चों, आप नोट करो तो मैं मिटा रहा हूं इसको। चलो भाई, हम अब इसको मिटाते हैं। हाँ, तो हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, अब हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। देखो भाई, हाँ, हमने कहा कि 1000 लीटर में 1 घन मीटर होता है। 1000 लीटर में कितना घन मीटर होता है, 1 घन मीटर। मतलब कि 1 लीटर में आया था 10 की घात -3 घन मीटर। यदि आप लोग चाहो तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 10 की घात -1 मीटर का घन, 10 की घात -1 मीटर का होल घन। अरे ये 3 इसके पास आएगा, -3 हो जाएगा, ये 3 इसके पास आएगा, घन मीटर हो जाएगा। और मैंने भी आपसे बात किया था कि 10 डेसी बराबर कितना होता है, 10 की घात -1, डेसी बराबर कितना होता है, 10 की -1। तो 10 की -1 के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, डेसी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, और मीटर का होल क्यूब। मतलब 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। इसका मतलब है डेसीमीटर का, डेसी के ऊपर भी घन है और किसके ऊपर घन है, मीटर के ऊपर भी घन है, जिसमें ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। हाँ, तो ये आयतन की बात हो गई। फिर अब हम लोग बात करेंगे आगे, ये तो आयतन की बात हो गई, अब हम लोग दाब के मात्रक की बात करेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे दाब के मात्रक की चर्चा। ये पार्ट का नाम मिटा देता हूँ, अब सब लोगों को पता चल गया है। हाँ चलो भाई, भाग पर सब जान रहे हैं। हाँ, हम लोग बात करेंगे दाब के मात्रक की। तो दाब का मात्रक क्या होता है, वैसे तो एटीएम होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों, एटीएम होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, पास्कल होता है, मिलीमीटर एचजी होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर एचजी होता है, टॉर भी होता है, टॉर, बार भी होता है,
ETC, ये सब किसके मात्रक हैं? दाब के मात्रक हैं। तो इनमें हम लोग रिलेशन जान ले, क्या रिलेशन है भाई? तो जर्नली केमिस्ट्री में, किसमें भाई साहब? केमिस्ट्री में हम लोग दाब को ATM में मापते हैं। फिजिक्स वाले साहब तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में मापते हैं, लेकिन केमिस्ट्री वाले ATM में मापते हैं। हाँ भाई, वैसे अगर दाब की बात करें, दाब क्या होता है? P बराबर F/A, फोर्स अपान एरिया। फोर्स हमारा होता है न्यूटन, एरिया होता है मीटर प्रति स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं भाई? ये P हमारा है पास्कल। 1 पास्कल में कितना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है? 1 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। तो दाब का पहला मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर इसी को लिखते हैं फिजिक्स वाले मास्टर साहब, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर। तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो आ जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये केमिस्ट्री के टर्म से ये दोनों मात्रक कोई बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। केमिस्ट्री के टर्म में सारे मात्रक किस में लिए जाते हैं? ATM में। तो चलो भाई, हम सारे मात्रक ATM में जानेंगे दाब के। तो एक ATM में होता है 1.0135 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। एक ATM में कितना पास्कल होता है? 1.0135 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। फिर मैं पूछता हूं, एक बार, मैंने कहा भाई बार भी दाब का मात्रक होता है, तो एक बार में जो है 10 की घात 5 पास्कल होता है। कितना पास्कल होता है? 10 की घात 5 पास्कल। तो एक ATM में कितना बार हो जाएगा? एक ATM में हो जाएगा 1.0135 और 10 की घात 5 पास्कल के स्थान पे एक बार लिख देंगे। तो एक ATM में कितना बार होता है अगर आपसे कोई पूछे, तो 1.0135 बार। एक ATM में कितना पास्कल होता है? 1.0135 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। अब यदि हमसे कोई चर्चा करे, हम लोग इसी को अगर लिखना चाहें तो लगभग में कह सकते हैं कि एक ATM लगभग बराबर है कितने बार के? एक बार के। एग्जैक्ट तो नहीं है, एग्जैक्ट 1.0135 बार है, लेकिन लगभग में एक बार बोल सकते हैं। चलिए भाई, यदि और आगे की चर्चा करें तो एक ATM में होता है 760, कितना बचा? 760 mmHg। कितना mmHg होता है? 760 mmHg। फिर अगर हम कहें 1 mmHg किसके बराबर होता है, तो 1 mmHg जो है ये 1 टार के बराबर होता है। कितने टार के बराबर होता है? 1 टार के। तो एक ATM में कितना टार होता है? एक ATM में 760 टार होता है। कितना टार होता है? 760। ये बातें हो गई। फिर यदि और हम बात करें भी सेंटीमीटर HG बचा है मात्रक, तो एक ATM में अगर होता है 760 mmHg, तो मैंने कहा था इसका मतलब है मिलीमीटर। तो मिली का मतलब कितना होता है भाई? हमने कहा था कि मिली का मतलब होता है 10 की -3। मिली का मतलब कितना होता है? 10 की -3। तो मैंने मिली को लिख दिया 10 की घात -760 गुणे 10 की घात -3 मीटर HG। अब इसको अगर मैं दूसरे थोड़ा तोड़ के लिखूं इसी को, तो क्या लिख सकता हूं? एक ATM बराबर 760, 10 की -3 को लिखा 10 की -1 गुणे 10 की -2 मीटर HG। तो 10 की घात -2 को मैं क्या बोलता था? सेंटी। क्या बोलता था? सेंटी। तो 10 की घात -2 को सेंटी बोलूंगा भाई। एक ATM बराबर 760 गुणे 10 की -1, ये हो गया सेंटीमीटर। सेंटी है मीटर HG। तो 760 मतलब 76 गुणे 10, एक 10 से 10 की घात -1 कट जाएगा। एक ATM में कितना सेंटीमीटर आएगा? 76 सेंटीमीटर HG। ये इतनी बात हो गई। हाँ बच्चा, तो हम लोग दाब का कुछ मात्रक जान गए हैं कि एक मात्रक होता है दाब का, एक ATM बराबर 1.0135 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। दूसरा होता है एक ATM में 1.0135 बार होता है। फिर एक ATM में 760 मिलीमीटर HG होता है। फिर एक ATM में 760 टार होता है। फिर जो है एक ATM में 76 सेंटीमीटर HG होता है। ये मिलीमीटर HG क्या है बच्चा? ये मान लो मैंने कोई हमने कोई पात्र लिया था, ऐसे समझ लो, उसमें हमने
Hg भरा है। वैसे तो सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन आपको पता है कि Hg समान ताप पर द्रव होता है। तो यहाँ पे जब हमने Hg भरा मतलब मरकरी भरा, उस पे 1 atm का मैंने प्रेशर लगाया। 1 atm का क्या लगाया? प्रेशर। तो जब 1 atm का प्रेशर लगाया तो ये जो Hg जो है हमारा जो लिक्विड था, ये 760 मिलीमीटर ऊपर गया। पैमाना बना रहा होगा, तो उसी से देखा गया कि 1 atm जब प्रेशर लगाया था तो Hg लिक्विड कितना मिलीमीटर ऊपर गया? 760 मिलीमीटर ऊपर गया। तो वहीं से बात पता चल गई, वहीं से कंक्लूजन निकाला गया कि 1 atm में कितना मिलीमीटर Hg होता है? 760 मिलीमीटर Hg होता है। ये दाब के बारे में चर्चाएं थी बच्चों, अब इसको नोट करो तो हम आगे की चर्चाएं करते हैं। हाँ भाई, तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, अब हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे ताप के मात्रक की। हाँ भाई, हम लोग चर्चा करेंगे, मार्कर बदल लेते हैं थोड़ा मैं। हाँ भाई, अब हम लोग चर्चा करेंगे ताप के मात्रक की। तो आप जानते हैं ताप जो है मुख्यतया डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, चाहे स्मॉल एफ बनाओ चाहे कैपिटल एफ, ये आपके ऊपर डिपेंड है, और जो है ताप को मापते हैं केल्विन में। तो जैसे हमने कह दिया, मान लो कोई ताप मैंने मान लिया 27 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बच्चा? 27 डिग्री सेल्सियस। काटने के लिए, अगर आसान बनाने के लिए 25 मान लो भाई, हाँ, तो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर कोई वैल्यू हमको 25 डिग्री सेल्सियस दी है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आएगा वो? तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये किसका फार्मूला होता है भाई? ये फार्मूला होता है, अगर कोई जो है हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना भाई? 25 प्लस 32, तो 50 कितना हो जाएगा? 25, 5 9 कितना हो जाएगा? 45, और 32 कितना हो जाएगा? 45 प्लस 32 ये हो जाएगा 5 2 7 4 3 7, 77 फ़ारेनहाइट आएगा। अगर हम लोग केल्विन में चर्चा करें तो केल्विन जो होता है वो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस होता है। प्लस क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में आ जाएगा 273 प्लस 25 आ जाएगा, तो केल्विन में कितना आ जाएगा? 298 केल्विन आ जाएगा। मतलब यदि हम लोग बात करें सामान्यतः कमरे का ताप अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 77 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में कितना जाएगा? 298। कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या मान होगा? तो फ़ारेनहाइट में 77 और केल्विन में कितना होगा? 298। हाँ भाई, इतनी बात हो गई हमारी मेजरमेंट की, हम बात कर रहे थे, तो इतना नोट करिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। हाँ भाई, तो यदि हम लोग बात करें, हम लोग चर्चा कर रहे थे मोल संकल्पना के अंतर्गत, मोल की चर्चा कर रहे थे, तो पता चल गया कि मोल जो है, मोल एक प्रकार का मात्रक है। तो बात ये किसको मापता है? मोल जो है रासायनिक पदार्थ को मापता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि आयतन की बात हमने की, लंबाई की बात की, क्षेत्रफल की बात की, प्रेशर की बात की, टेम्परेचर की बात की, जैसे ये सब जो है दाब के, ये सब जो भी नाम लिया, जैसे ये सब मात्रक हैं, वैसे मोल भी एक प्रकार का मात्रक है। ये रासायनिक पदार्थ को मापने का कार्य करता है। तो मोल को कितने पद में डिवाइड किया जा सकता है? मोल के कितने जो है फार्मूले बनाए जा सकते हैं? तो मोल को कितने प्रकार से जो है विभाजित किया जा सकता है? मोल को कितने प्रकार से या मोल को कितने पद में विभाजित किया जा सकता है? अगर कोई आपसे पूछे कि मोल को कितने टर्म में डिवाइड किया जा सकता है, मोल को कितने पद में विभाजित किया जा सकता है? हाँ बच्चा, तो मोल को 3 पद में डिवाइड किया जा सकता है। मोल को कितने पद में डिवाइड किया जाता है? 3 पद में। पहला पद क्या है भाई? पहला है मोल मात्रा के पद में। दूसरा है
मोल द्रव्यमान। अब भाई केमिस्ट्री में जो है द्रव्यमान और भार एक ही होता है, फिजिक्स में द्रव्यमान और भार अलग अलग होता है, ये बात मैं पहले ही बता दे रहा हूं। हाँ, नहीं तो कहो कि द्रव्यमान या भार ये तो अलग अलग होता है, केमिस्ट्री में सब एक होता है। मोल द्रव्यमान या भार के पद में। तीसरी बात, मोल किसके पद में? आयतन के पद में। मोल को मोल आयतन के पद में, मोल को 3 पद में डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो है मोल मात्रा के पद में, दूसरा द्रव्यमान के पद में, तीसरा मात्रा के पद में। अब हम लोग यहीं से चर्चा करेंगे कि मोल मात्रा के पद में जो है, मोल मात्रा के पद में क्या है, मोल द्रव्यमान या भार के पद में क्या है, मोल आयतन के पद में क्या है। तो बस इसी की बात करने वाले हैं कि मोल, हम लोग बात करने वाले हैं मोल। सबसे पहली बात है हमारी मोल मात्रा के पद में, मोल मात्रा के पद में, मोल इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। हाँ बच्चा, तो मान लो जैसे एक ऐसे बात करें, हम गए हों बाजार, गए हों, हम कहाँ गए हों? बाजार। वहाँ पे हमने कहा भाई हमें 1 दर्जन केला दे दो, तो कितनी क्वांटिटी केले की देगा? 12। 1 दर्जन में केले की कितनी मात्रा होती है? 12 मात्राएं होती हैं। अब उसने, मैंने जैसे 1 दर्जन केला कहा, उसने में 12 मात्रा केले की दे दिया। हमने कहा भाई 48 क्वांटिटी केले की दे दो। कितने क्वांटिटी दे दो? 48 क्वांटिटी, मतलब 48 केले दे दो। तो किसी ने हमसे कहा कि 48 केले में कितना दर्जन होगा? तो हमने कहा भाई 48 दर्जन में 48 मात्रा यदि केले की हो तो कितना दर्जन होगा? तो हमसे पूछा गया, किसी ने कहा कि 48 अगर मात्रा केले की है तो कितना दर्जन होगा? तो बहुत लोग बता रहे होंगे 4 4 4। तो कैसे आया भाई 4? तो हम लोग अगर दर्जन निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है? दर्जन निकालना है। तो जो क्वांटिटी सवाल ने हमको दी रखी है, सवाल ने कितने क्वांटिटी में हमसे पूछा है? 48 क्वांटिटी में हमसे बात किया है कि भैया 48 क्वांटिटी केले की है। तो हमने कहा कि ये बताओ 1 दर्जन में कितनी क्वांटिटी होती है? तो पता चला 12 क्वांटिटी प्रति दर्जन। प्रति का मतलब होता है 1, प्रति का मतलब कितना होता है? 1। मतलब 1 दर्जन में केले की कितनी मात्रा आती है? 12 आती है। तो 12 चौको 48, क्वांटिटी से क्या कट गया? क्वांटिटी। तो 12 चौको 48, दर्जन कितना आ गया भाई? 4 दर्जन आ गया। हमारा जो दर्जन है वो कितना दर्जन आ गया? 4 दर्जन आ गया। मतलब कि अगर हमें दर्जन निकालना था तो जो क्वांटिटी दे रखी है उसको ऊपर लिखेंगे, फिर जो 1 दर्जन में होती है उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। इस तरीके से हमारा कितना दर्जन आया? 4 दर्जन। तो किसी ने कहा कि 1 मोल में कितनी मात्रा होती है? सबसे पहले अगर हमें 1 दर्जन में 12 क्वांटिटी केले की ना पता होती सरकार, तो हमसे कोई कहता तुम ये बताओ 60 आपको केले दिए गए, तो बताओ कितने दर्जन होंगे? अब हमें यही नहीं पता है कि 1 दर्जन में कितना केले होते हैं, तो क्या हम 60 केले बता सकते हैं कितना दर्जन होगा? नहीं बता सकते। तो सबसे पहले अगर हम मोल के बारे में चर्चा करें तो जैसे हमें पता है कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, वैसे 1 मोल में कितना होता है ये पता होना चाहिए। तो बच्चा 1 मोल में होता है 6.023 गुणे 10 की घात 23। 6.023 गुणे 10 की घात 23। तो बात है मात्रक क्या होगा? यहाँ पे तो दर्जन मात्रक चल रहा था कि 1 दर्जन में कितना केला होगा, 12 क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी चल रही थी। तो 1 मोल में कितना होगा? तो 1 मोल क्या, आप क्वेश्चन सुनेंगे पहले क्वेश्चन पूछने वाले का कि 1 मोल में अगर वो कहेगा कितना परमाणु, केमिस्ट्री में तो परमाणु चलता है, अणु चलता है, आयन चलता है, तो 1 मोल में कितना परमाणु यदि आपसे पूछे तो 1 मोल में परमाणु हो गया 6.023 गुणे 10 की घात 23। अगर मास्टर साहब ने परमाणु पूछा है तो आप परमाणु लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परमाणु। अगर 1 मोल में आपसे पूछा गया कितना अणु होता है तो 6.023 गुणे 10 की घात 23 अणु। अगर परमाणु कहेगा तो परमाणु लिखेंगे, अणु कहेगा तो क्या लिखेंगे? अणु। आपसे पूछा कि 1 मोल में कितना आयन होता है तो 6.023 गुणे 10 की घात 23 आयन होते हैं। सवाल जैसा रहेगा, अगर परमाणु की बात करेगा
तो 6.023 × 10⁻23 बोलने के बाद परमाणु बोलेंगे। अगर अणु की बात करेगा तो 6.023 × 10⁻23 बोलने के बाद अणु बोलेंगे। अगर आयन की बात करेगा तो 6.023 × 10⁻23 बोलने के बाद क्या बोलेंगे? आयन। ये 1 मोल की क्वांटिटी है, मतलब 1 मोल में इतने परमाणु की संख्या होती है। संख्या का मतलब मात्रा से है। तो ये बातें हो गई। अगर अब हमसे सवाल पूछ लिया कि यदि 12.046 गुणे 10⁻22 परमाणु हों तो कितना मोल होगा? ऐसे ही सवाल पूछ लिया कि यदि 12.046 गुणे 10⁻22 परमाणु हों तो कितना मोल होगा? तो भाई अगर हमें मोल निकालना है तो जरा दर्जन देखो कैसे निकाला था। दर्जन हमने निकाला था जो सवाल में दी गई क्वांटिटी थी। दी गई क्वांटिटी कितना दी गई थी? 48। तो यहाँ पे सवाल में दी गई क्वांटिटी कितना है? परमाणु की क्वांटिटी कितना दी गई है? 12.046 गुणे 10⁻22 बटा, हम जानते थे कि 1 दर्जन में कितनी क्वांटिटी होती है, तो 12 क्वांटिटी प्रति का माने 1, मतलब 1 दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है। तो n बराबर हो गया 12.046 गुणे 10⁻22। क्या भाई? परमाणु। यहाँ पे किसकी बात चल रही है? परमाणु की बात। तो बटे में हमें पता होना चाहिए कि 1 मोल में कितना परमाणु होता है। तो 1 मोल में परमाणु होता है 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु। बेटा परमाणु प्रति मोल। तो ये कट गया, कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 छंग 12, 2 से कट गया। अब 10⁻23 का मतलब होता है 10⁻22 गुणे 10⁻1। तो 10⁻22 से क्या कट गया? 10⁻22। परमाणु से क्या कट गया? परमाणु। और प्रति मोल है तो मोल ऊपर चला जाएगा। तो n बराबर आ गया 2। अब ये 10⁻1 बची है, ऊपर जाएगी 10⁻1 हो जाएगी और मोल हो गया। तो n बराबर कितना मोल हो गया? 0.2 मोल हो गया। n बराबर कितना मोल आ गया? 0.2 मोल आ गया। तो यदि हमें 1 मोल में क्वांटिटी पता है कि परमाणु की इतनी क्वांटिटी होती है, अणु की इतनी क्वांटिटी होती है, आयन की इतनी क्वांटिटी होती है, तो सवाल चाहे जितने परमाणु की चर्चा करें, परमाणु की कोई भी मात्रा दे, कोई भी क्वांटिटी दे, तुरंत हम लोग क्या निकाल लेंगे? मोल निकाल लेंगे। जैसे 12.046 गुणे 10⁻22 परमाणु दिया था, तुरंत हमने बताया कितना मोल होता है? 0.2 मोल। तो चलो भाई हम एक फार्मूला निकालते हैं कि कौन सा फार्मूला बनेगा मूल मात्रा के पद में। तो मूल मात्रा के पद में जो फार्मूला बनेगा, यदि उसकी बात करें तो आप लोग समझदार हैं। n बराबर हो गया Q है क्वांटिटी। Q क्या है? क्वांटिटी, जो परमाणु या अणु के बारे में जानकारी दी रहेगी, बटा क्या? 6.023 गुणे 10⁻23 को हम लोग बोलते हैं 6.023 गुणे 10⁻23 को हम लोग आवोगाद्रो संख्या। भाई अलग अलग किताबों में कुछ इनका नाम डिफरेंस टाइप से लिखा है, कहीं आवागाद्रो लिखा है, कहीं आवोगाद्रो लिखा है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। आवागाद्रो संख्या, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। तो यहाँ पे बटा 6.023 गुणे 10⁻23 लिखा है, तो n बराबर हो जाएगा Q/Na। n बराबर पहला फार्मूला आ गया मात्रा के पद में कि जो मात्रा दी रही होगी आप उस मात्रा को लिखेंगे। अगर वो परमाणु में दिया है तो Na का मान लिखेंगे 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु प्रति मोल, क्योंकि 1 मोल में कितना होता है? 6.023 गुणे 10⁻23 होता है। मतलब आवोगाद्रो संख्या का मात्रक क्या होता है? जो अगर परमाणु रहेगा परमाणु प्रति मोल, अणु रहेगा तो अणु प्रति मोल, आयन रहेगा तो आयन प्रति मोल। तो n बराबर Q/Na, या यहाँ पे जिसको जैसा दूसरे प्रकार से याद करना है, n बराबर Q/Na नहीं कहना चाहता, 6.023 गुणे 10⁻23। अगर परमाणु दिया है तो परमाणु प्रति मोल, अगर अणु दिया है तो अणु प्रति मोल, आयन दिया है तो आयन प्रति मोल। ये पहला फार्मूला आ गया n बराबर Q/Na। ये किसके लिए था? मोल मात्रा के पद में। मोल किसके पद में? मात्रा के पद में। हाँ बच्चों, अब इसको आप नोट करिए। हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं मोल द्रव्यमान या भार के पद में।
हाँ बच्चों, हम लोग बात करेंगे अब मोल, चाहे द्रव्यमान का हो, केमिस्ट्री में द्रव्यमान भार एक होता है, अभी पहली बार भी बोला था, द्रव्यमान या भार के पद में। हाँ, तो इसकी अगर चर्चा करें भाई, तो इसकी भी चर्चा है भाई। जैसे हम लोग गए हैं, मान लो हमारे यहाँ की बाजार अमानीगंज है, आप लोगों की कहाँ है, हम लोग अपने यहाँ की बाजार गए हैं, तो मान लो वहाँ पे गए, हमने कहा भाई 1 लीटर हमको जो है कोई पेय पदार्थ दे दो, तो 1 लीटर में मान लो हम जल लेने गए हैं, तो 1000 ग्राम दिया, उसने में कितना ग्राम दिया, 1000 ग्राम, क्योंकि 1 लीटर में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। वैसे सारे लिक्विड 1 लीटर में 1000 ग्राम नहीं होते, लेकिन जल हमारा जो है वो 1 लीटर में 1000 ग्राम होता है। हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ग्राम होता है, तो हमने कहा 5000 ग्राम दे दो भाई हमको, तो 5000 ग्राम में कितना लीटर होगा, 5000 ग्राम में मैंने कह दिया कि 5000 ग्राम में कितना लीटर होगा। तो आप लोग कैसे निकालेंगे, लीटर बराबर करोगे, लीटर निकालने के लिए कि भैया आयतन जो है निकालने के लिए लीटर बराबर जो क्वांटिटी दी है, मतलब जो ग्राम में मात्रा आपको क्या की गई है, दी गई है, कितना ग्राम दी गई है, 5000 ग्राम, बटे जो 1 लीटर में होती है, 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ग्राम प्रति लीटर। तो आपने कहा ग्राम से ग्राम कट गया, 1000 पंचे कट गया, लीटर कितना आ गया, 5 लीटर आ गया। लीटर कितना आ गया, 5 लीटर। कैसे जाने भाई, जो आपको ग्राम में भार दिया है उसको लिखेंगे, बटे 1 लीटर में कितना ग्राम होता है, प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर में 1000 ग्राम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मोल में कितना ग्राम होता है, या कुछ दे दे इतने ग्राम में कितना मोल होता है, जैसे यहाँ पे 5000 ग्राम में लीटर पूछ लिया, तो इसे सवाल मान लो पूछ लिया कि 120 ग्राम एसिटिक अम्ल का 120 ग्राम है, तो उसमें कितना मोल होगा। तो बात ही पहले हम ये जान लें एसिटिक अम्ल के 1 मोल में कितना ग्राम होता है। चलो भाई, तो जैसे हमने यहाँ पे बात किया एसिटिक अम्ल CH3COOH, तो इसका अगर अणुभार निकालेंगे बच्चों, तो सबको पता है कि कार्बन का अणुभार होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, और जो है सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, सोडियम का होता है 23, नाइट्रोजन का होता है 14, Mg का होता है 24, एल्युमिनियम का होता है 27, कापर का होता है 63.5, Fe का होता है वैसे 55.85, लेकिन 56 मान लो, कितना 56 भी लगभग बोल सकते हैं। तो ये कुछ अणुभार हो गए हमारे, ये आपको याद होने चाहिए बेसिक्स। हाँ, तो जैसे CH3COH का अणुभार कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग, तो C का अणुभार होता है, ऐसे अणुभार नहीं बोलेंगे, परमाणु भार बोलेंगे। C का परमाणु भार 12 होता है। अब C के बाद किस पे जाएंगे, H पे, तो पहले तो प्लस लगाएंगे, H कितना है 3, 1 H का कितना होता है 1, तो 3 H का 3 हो जाएगा। फिर C पे जाएंगे, तो C का कितना होता है भाई परमाणु भार 12, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 12 12 24, 24 3 27, 27 1 28, 28 और 32 कितना हो गया 60 हो गया। कितना हो गया 60, 28 और 32 हो गया 60, मतलब एसिटिक अम्ल का अणुभार होता है 60। तो इसका मात्रक कितना होता है 60 ग्राम प्रति मोल, 60 ग्राम प्रति मोल। अणुभार का मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल। तो प्रति का मतलब कितना होता है 1, प्रति मतलब 1, प्रति का मतलब प्रति माने 1, तो इसका मतलब हो गया 1 मोल में कितना ग्राम होता है 60 ग्राम। 1 मोल में कितना ग्राम होता है 60 मोल। तो यदि एसिटिक अम्ल का 1 मोल लिया जाए वो कितने ग्राम के बराबर आएगा 60 ग्राम की। चलो ऐसे कुछ चर्चा कर लिया जाए कि किसके कितने मोल में, किस कंपाउंड के, किस यौगिक के कितने मोल में कितना ग्राम होता है। तो जैसे हमने कहा एसिटिक अम्ल के 1 मोल में 60 ग्राम, तो चलो आगे की चर्चा करते हैं कि इसमें किस कंपाउंड के कितने मोल में कितना ग्राम होगा। तो हम लोग फार्मूला निकालें जो है मोल द्रव्यमान या भार के पद में। हाँ बच्चों, तो अभी मैंने कहा था एसिटिक अम्ल की चर्चा किया था तुरंत। तो एसिटिक अम्ल के 1 मोल में कितना ग्राम होता है
एक मोल में होता है 60 ग्राम। कितना ग्राम होता है? 60 ग्राम। ऐसे में कहूँ NH2CONH2, यूरिया के एक मोल में कितना ग्राम होगा? यूरिया के एक मोल में N का होता है 14, 14 हाइड्रोजन का होता है 1 दूनी 2, 14 2 कितना हो गया? 16। यहाँ भी 14 2 16, 16 दूना 32। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 12 28। तो यहाँ पे इसका 16, 16 दूना 32 हो गया, कार्बन का हो गया जो है 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 32 12 हो गया 28, 8 2 10 60 हो गया। कितना हो गया? 60। तो अगर आपसे पूछा जाए NH2CONH2 के एक मोल में कितना ग्राम होता है, तो आप बताएंगे 60 ग्राम। कितना ग्राम होता है? 60 ग्राम। ऐसे यदि मैं चर्चा करूं NaCl के एक मोल की, तो NaCl के एक मोल में होता है 58.5 ग्राम। ऐसे यदि मैं पूछ लूं H2SO4 की यदि चर्चा कर लूं, तो H2SO4 के एक मोल में होता है 98 ग्राम। आप लोग जब निकालेंगे सल्फर का 32, 16 चौको 64 और हाइड्रोजन का 2, तो 64 32 2 34 हो गया, 4 4 8 6 3 9 98। तो इसका H2SO4 के एक मोल में 98 ग्राम होता है। मैंने कहा NaOH, तो NaOH के एक मोल में कितना ग्राम होता है? 40 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 40 ग्राम। मैंने कह दिया NaBr के एक मोल में, तो NaBr के एक मोल में, अब Br का 80 होता है बच्चों, तो Br का 80 80 23 कितना हो गया? 103, 80 20 100 103, 103 ग्राम। तो इस तरीके से आप किसी भी अगर कंपाउंड की बात सवाल करेगा कि इसके इतने ग्राम में कितना मोल होगा, तो सबसे पहले हम कितना मोल निकालेंगे कि एक मोल में कितना ग्राम होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो इतनी बात नोट करो, तो हम लोग फार्मूला बनाते हैं। वैसे मार्कर थोड़ा कम गाढ़ा चल रहा है, हमने दूसरा मार्कर ले लिया है। चलिए भाई, अब हम लोग यदि बात करें कि फार्मूला क्या आएगा, जैसे हमसे सवाल ने कह दिया एसिटिक अम्ल CH3COOH के 120 ग्राम में, 120 ग्राम में कितना मोल होगा? कितना मोल होगा? तो एसिटिक अम्ल के 120 ग्राम में कितना मोल होगा? हाँ बच्चों, मैंने कहा एसिटिक अम्ल के सबसे पहले एक मोल में निकालोगे, तो आप जानते हैं कि एसिटिक अम्ल के एक मोल में कितना ग्राम होता है? 60 ग्राम। कार्बन का 12, 2 कार्बन है, 12 दूना 24, ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का वहां पे 16 लिखा है, तो 16 दूना 32 और 3 1 4, तो 32 4 36, 36 और 24 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो अगर एक मोल में 60 ग्राम होता है, तो सवाल ने कितने ग्राम में पूछा है? 120 ग्राम में। तो आप अगर यन मोल निकालना है, मोल को हम लोग यन से दिखाते हैं, तो 120 ग्राम ऊपर लिखेंगे, मतलब जो क्वांटिटी सवाल ने दे रखी है उसको ऊपर लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे कि एक मोल में कितना होता है। तो एक मोल में कितना ग्राम होता है? 60। एसिटिक अम्ल के एक मोल में होता है 60 ग्राम प्रति मोल। तो 60 दूना कितना हो जाएगा? 120। ग्राम से क्या कट जाएगा? ग्राम। मोल कहां चला जाएगा? ऊपर। n बराबर कितना मोल आ गया? 2 मोल। अब ऐसे मैं बिल्कुल आसान सवाल ले रहा हूं, मान लो हाँ, जैसे हमसे कह दिया गया कि 1.6 ग्राम NaOH है। 1.6 ग्राम क्या? NaOH मतलब जो हमारा कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। तो उसके मोल ज्ञात कीजिए। तो उसके क्या ज्ञात कीजिए? मोल ज्ञात कीजिए। तो अगर हमको मोल निकालना है, हमको क्या निकालना है? मोल। यन निकालना है। तो मैंने कहा जो दिया गया है, दिया कितना गया है? 1.6 ग्राम। बताओ अब NaOH के एक मोल में कितना ग्राम होता है? सब जानते हैं। Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबके बीच में प्लस लगा दीजिए। 23 16 39 41, मतलब NaOH का अणुभार आ गया 40 ग्राम प्रति मोल। ग्राम प्रति मोल मतलब प्रति का माने एक, प्रति मोल मतलब एक मोल में कितना ग्राम होता है? 40 ग्राम। 40 ग्राम प्रति मोल। प्रति का मतलब एक मोल में जो है 40 ग्राम। हाँ भाई, तो एक मोल में 40 ग्राम होता है। ग्राम से ग्राम कटा।
16, अभी 1.6 है लेकिन इसको मन में जो है 16 मानो, जो है 4 चौको 16, 4 दहम्मा 40, तो ये हो गया 4/10। और यहाँ पे अब 10 ऊपर जाएगा, 10 की -1 हो जाएगा, और एक अंक पे पहलवे से दशमलव है, ये भी 10 की माइनस है, और मूल ऊपर जाएगा, मूल हो जाएगा, ये हो गया 4 × 10 की घात -2, मतलब 2 अंक पे दशमलव लगाया जाएगा, तो ये आएगा 0.04। कितना आएगा? 0.04 मूल। मतलब कि अगर आपको मोल निकालना है तो जो ग्राम में मात्रा दी गई है, और ये 40 क्या है? हमारा मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास है, जो बोलना हो। तो अगर हम लोग फार्मूला निकालें द्रव्यमान के पद में यहीं पे, तो n बराबर हो गया W। W क्या है? आप जिस कंपाउंड की, जिस यौगिक की बात कर रहे हैं या किसी अणु की बात कर रहे हैं, जैसे Cl2 की मान लो चर्चा कर लें, तो Cl2 को होता है 71 ग्राम। अब हमको सवाल ने दे दिया कि जो है 142 ग्राम में कितना मोल हो गया, तो n बराबर जो दिया गया है 142 ग्राम, उसको ऊपर लिखेंगे 142 ग्राम, और होता कितना है एक मोल में? तो एक मोल में होता है 71 ग्राम प्रति मोल। तो जो है 71 दूना कितना हो जाएगा? 142 हो जाएगा, मतलब 2 मोल आ गया। तो किसी चाहे यौगिक की चर्चा करें चाहे अणु की चर्चा करें, तो उसकी जो मात्रा दी है, उसकी जो क्या दी है मात्रा, तो उसको हम लोग किससे दिखाते हैं? W से, बटा यम। यम जो है अणुभार या मोलर मास, चलो यहीं पे मोलर मास लिख देता हूँ, मोलर मास, इतना बड़ा लिख दिया भाई, जहाँ यम क्या है? मोलर मास। तो n बराबर W/m। n बराबर क्या होता है? W/m। जहाँ पे यम क्या है? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। यदि यौगिक होगा तो मोलर मास कहेंगे, अगर अणु रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, अणुभार कहेंगे। यदि परमाणु रहेगा तो जो है परमाणु भार कहेंगे। यम तेरे 3 नाम ना, एम तेरे 3 नाम, कभी तो मॉलिक्यूलर मास, तो कभी मोलर मास, तो कभी एटॉमिक मास। हाँ, तो यम को इस तरीके से समझना, यदि अणु रहेगा तो अणुभार, परमाणु रहेगा तो परमाणु भार, और यौगिक रहेगा तो मोलर द्रव्यमान। चलिए भाई, हम लोग मोल निकालने का 2 फार्मूला सीख चुके हैं, एक n बराबर W/m, और दूसरा जो है n बराबर जो है Q/Na, n बराबर Q/Na। अब हम लोग तीसरे फार्मूले की ओर लगातार अग्रसर हैं। चलो भाई, इसको अब मिटाते हैं। माया तेरे 3 नाम, परशु, परसा, परशुराम। हाँ बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे मोल किसके पद में? आयतन के पद में। मोल आयतन के पद में हम चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भाई सब। हाँ, मोल किसके पद में? आयतन के पद में। ये क्या होता है भाई? हाँ, तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, ये जो मोल आयतन के पद में निकालने जा रहे हैं, इसकी पहली कंडीशन है कि 1 मोल में, मैं बोल देता हूं कि 1 मोल में, प्रयोगों के द्वारा ऐसा देखा गया कि 1 मोल अगर कोई गैस ली गई है, किसी गैस के 1 मोल में, किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 मिलीलीटर होता है। ए बच्चा, 22.4 लीटर होता है, और अगर मिलीलीटर में निकालें तो 22,400 मिलीलीटर होता है। हाँ बच्चा, किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है या 22,400 मिलीलीटर होता है। लेकिन ये आप कब बता रहे हो कि किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होगा? ये तब होगा जब NTP या STP रहे, जब NTP या क्या रहे, STP पर। ये किसी गैस के 1 मोल में 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर तब होता है जब कंडीशन क्या दी गई है? NTP या STP रहे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रहे, सामान्य ताप दाब रहे, या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रहे। तो अगर NTP या STP सवाल ने नहीं बोला है,
तो आप नहीं लिख सकते हो कि किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22,400 मिलीलीटर या 22.4 लीटर। गजब की बात है, यहीं पे मैंने एक शब्द बोला है गैस। ये फार्मूला जो है सिर्फ किस पे लागू होता है, सिर्फ गैसों पर ही लागू होगा, गैस सिर्फ गैसों पर ही लागू होगा। जो है ये फार्मूला ओनली अप्लाई होगा किस पे, गैस पर। तो भाई देखो, अगर हमसे कहा गया सवाल यहीं पे एक छोटा सा लिख दें कि मान लो 44.8 लीटर N2 गैस है, 44.8 लीटर कौन सी गैस है, N2 गैस है, तो उसका मोल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्या ज्ञात कीजिए, मोल। तो उसका मोल NTP या STP पर ज्ञात कीजिए। तो उसका मोल किस पे ज्ञात कीजिए, NTP या STP पर ज्ञात कीजिए। बच्चा सवाल क्या बोला गया, मैं दोबारा बोल देता हूं, 44.8 लीटर N2 गैस है, तो उसका मोल NTP या STP पर ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं बच्चा, NTP या STP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर। तो N बराबर हो जाएगा, पहले तो जो मात्रा दी गई है, कितना दी गई है, 44.8 लीटर, बटा क्या करेंगे, बटा बच्चा NTP या STP पर किसी गैस के 1 मोल में कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर प्रति मोल। अब देखो बच्चा कट गया, कितनी बार से कटा, 2 बार से, लीटर से लीटर कटा, मोल चला जाएगा ऊपर। अब ज्यादा नीचे नहीं लिखेंगे, कितना आ गया, यहां पे लिख देते हैं N बराबर आ गया 2 मोल आ गया। कितना मोल आ गया, 2 मोल। मतलब कि यदि हमको क्या निकालना है, हमें मोल आयतन के पद में निकालना है, तो फार्मूला क्या बनेगा, तो यहां पे हमारा फार्मूला बनेगा, इधर ही लिख देता हूं भाई, हमारा फार्मूला बनेगा N बराबर V। ये V क्या है भाई, V है किसी गैस का दिया गया आयतन। जैसे यहाँ पे N2 गैस का आयतन कितना दिया गया था, 44.8 लीटर। तो V है हमारा किसी गैस का दिया गया आयतन, बटा ये क्या है भाई, 22.4 लीटर प्रति मोल। ये NTP या STP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है। तो अगर V इन लीटर में है तो ये 22.4 लीटर प्रति मोल बनेगा। फार्मूला क्या बनेगा, अगर V इन लीटर में है तो 22.4 लीटर प्रति मोल। यदि मान लो मिलीलीटर में है, V इन मिलीलीटर, देन फार्मूला क्या होगा, 22,400 मिलीलीटर प्रति मोल, 22,400 मिलीलीटर प्रति मोल। तो हमने मोल निकालने के 3 फार्मूले ज्ञात कर लिए हैं। हाँ बच्चों, हम लोगों ने जो है मोल निकालने के लिए 3 फार्मूले हम लोग जान गए हैं। कौन कौन से हैं भाई, तीनों फार्मूले का एक बार जिक्र हो जाए। एक फार्मूला हमारा है N बराबर Q/N, और एक फार्मूला हमारा है W/m, ये मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, अगर परमाणु रहेगा तो एटॉमिक मास। हाँ, बराबर एक फार्मूला है हमारा जो है V/22.4 लीटर। N निकालने के 3 फार्मूले हुए। ये तीनों फार्मूले जो है अगर पूछा जाए, ये फार्मूला जो मात्रा के पद में था, ये दूसरा फार्मूला जो अणुभार के जो है, जो द्रव्यमान या भार के पद में था, ये तीसरा फार्मूला मोल निकालने का जो आयतन के पद में था। तो आपको अगर पूछा जाए ये तीनों फार्मूले किस पे अप्लाई होते हैं, ये तीनों फार्मूले गैस पर अप्लाई होते हैं, गैस पर लागू होते हैं। ये तीनों फार्मूले गैस पर लागू होते हैं। लेकिन इनमें 2 ऐसा फार्मूला है जो सिर्फ ठोस और द्रव पे लागू होता है। किस पे लागू होता है, ठोस और द्रव पे। कौन भाई, N बराबर Q/N और N बराबर W/m। ये 2 फार्मूले W/m, ये दोनों फार्मूले जो हैं, ये ठोस और द्रव दोनों पे लागू होता है। और ये जो है तीनों फार्मूला एक साथ किस पे लागू होगा, गैस पर लागू होगा। अब इसके बाद की बात हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में करेंगे। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही बहुत है।